जिला के सबसे मुतहर्रिक मगर पसमानदा, बहुत ही शरीफ लेकिन नाखानदान, हुकूमत की सौतेलापन के हाल से ज्यादा दो चार ये इलाका। पूठिया के इस वर्कर्स मीटिंग के सदर जनाबे मोहतरम इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा हमारे बड़े भाई जनाबे रूहुल अमीन साहब, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट अजीजी आदिल हसन एडवोकेट साहब, इस क्षेत्र के प्रभारी इलेक्शन के जनाबे असराउल असरफी साहब, हमारे इस क्षेत्र के विधानसभा के अध्यक्ष जनाबे भाई अकबर फौजी साहब, इस प्रखंड के अध्यक्ष अजीजी इम्तियाज बाबू, यूथ अध्यक्ष जकी बाबू, अभी ऐलान हुआ अजीजी तारीख का सज्जाद बाबू, यहाँ पर दाइस पे तशरीफ फरमा भाई अकबर फौजी साहब, हसीमुद्दीन साहब, वो मनाजिर साहब फौजी भाई, मुरसलीन बाबू, रजत विश्वास जी, साबिर बाबू, आफ्ताब बाबू, अररिया से आए हुए हमारे अजीज रफीक भाई जनाब राशिद साहब, रागिब बाबू और कुर्ब जवार की बस्तियों से आए हुए सभी जिम्मेदार साथियों, एमआईएम के पंचायत लेवल के सभी पदाधिकारियों और एमआईएम की तहरीक पर विश्वास रखने वाले दोस्तों, मैं समझता हूं कि रस्मी तौर पर मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने अपनी बातें आपके दरमियान में रख दी हैं और बड़ी तफसील से तमाम लोगों ने अपने पंचायत की रिपोर्ट पेश की है और मैं शायद आपसे शहादत चाहूं तो आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि शायद पहली बार किसी पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग ऐसी हुई होगी। क्या इससे पहले हुई है ना? इससे पहले पंचायत की खबर, अपनी कमजोरी की खबर कभी हुई नहीं हुई। तो चलिए, मुबारक है आप कि आपको भी इस महफिल में शामिल होने का मौका मिला और मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे जाबाज सिपाहियों के दरमियान में अपने आप को पा रहा हूँ। मेरे भाइयों, इस वक्त हम लोगों ने मोटे तौर पर बात कह दी है कि इन 72 सालों में हमारा सीमांचल, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित अगड़े पिछड़ों का इलाका है, हमारी एक बस्ती आज 72 सालों से गरीबी, पिछड़ेपन, बेरोजगारी के काले समंदर में डगमगा रही है और तरक्की का किनारा हमसे कोसों दूर होता चला जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? हुकूमत का सौतेलापन और हमारी सादालोही। हमने अपने सादालोही को 3 तलाक दे दी है। अब हमारे पास वो गाल नहीं है कि कोई तमाचा मारेगा तो फिर दूसरा गाल पेश करूं, बल्कि हमने तालियां बहुत लोगों के लिए पीटी है। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब ताली नहीं बजाएंगे जालिमों के लिए, बल्कि तमाचा मार करेंगे। और ताली बजाइए, एमआईएम की ताली ऐसी नहीं होती है। एमआईएम की ताली ऐसी हो कि दिल्ली के तख्त के गाल में लगे और पटने के बेईमान के गाल में लगे। बजाइए, हाँ ऐसी ताली नहीं, अब की बार पूरे तौर पर तमाचे चलेंगे हमारे। और हम वो शरीफ नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है। और जो बेचारा भाई हमारा बंधुआ मजदूर है, लेबर इंस्पेक्टर देखा आता है कभी कभी, वो क्या करता है? बंधुआ मजदूर को छुटकारा दिलाता है। हम भी आए हैं, हमारे जो भाई लोग खानदानी तौर पर बंधुआ मजदूर हो गए किसी पार्टी का, उन लोगों को भी जरूर आजादी दिलाने का काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम लोग खानदानी फलानी पार्टी के हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खानदानी कांग्रेस से भी है, कांग्रेस के भी कुछ लोग खानदानी है। पता है कांग्रेस का जन्म कब हुआ? उस बेचारे के घर में कोई कागज पत्तर है नहीं, सैलाब में बह गया है, इसलिए उसको अपने खानदान की तारीख मालूम नहीं है। कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1885 में। और आदम अलैहिस्सलाम इब्तिदाई दुनिया से, तो हमारी नस्ल चली है इब्तिदाई दुनिया से आदम अलैहिस्सलाम से कि कांग्रेस से। तो जिन लोगों का खानदान कांग्रेस की गुलामी से चला है, वो खानदानी कांग्रेसी हो सकता है। जो आदम की औलाद है, वो आदमी है, उसका पैगाम हो, वो खानदानी। मेरे भाइयों, थी कुछ मजबूरी, कल तक मैंने भी दिया था, आपने भी दिया था, मेरे अब्बा ने, मेरे दादा ने भी वोट दिया था। लेकिन ये कहिए तो गांव की एक औरत थी, शादी के 12 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं था उनके, तो कभी वो अपने देवर के बेटे को, भतीजे को, कभी अपने ननद के बेटे को, कभी अपने भाई के बेटे को गोद में लेती थी कि नहीं लेती थी। लेकिन 12 साल के बाद उसके पास एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके गोद में लंगड़ा लूना भी नहीं है,
बल्कि उसके हुस्न के सामने में चांद भी फीका है। बोलो वो औरत उस बच्चे की पेशानी चूमेगी कि पड़ोसी के बच्चे को गोद में लेगी? लोगों 72 साल तक मिल्लत का जो आगोश था वो बाज पड़ा हुआ था। असदुद्दीन अवैसी चांद को शर्माने वाला बच्चे की मालिक में हमारे गोद में है, अब गैर के बच्चे को गोद में नहीं लेंगे, अपने बच्चे को गोद में लेंगे। ये तय किया कि नहीं किया गया हमने? जब हमने ये तय कर लिया तो चाचा को भी बताना है, अब्बा जान को भी बताना है, बूढ़े दादा को भी बताना है कि दादाजी वो जमाने गए जो खलील में फाख्ता उड़ाया करते थे। अब वो फाख्ता नहीं उड़ेगा, पहले रिश्ता होता था खानदान देखकर, अब रिश्ता खानदान देखकर होता है कि लड़का लड़की देखकर होता है। बहुत सब आदमी बोलता है मैं उठो लड़का को दामाद बना लिया, उसका तो पैर का पानी का से तो हमारी औरत पाँव नहीं धोती थी। लेकिन मेरे भाई बहुत लोग कहते गठबंधन में आप लोग कहीं नहीं जाते हैं। गाँव का गरीब जिसको दरवाजे पर कोई बैठने नहीं देता था, लेकिन इत्तेफाक से उस गरीब का बच्चा पढ़कर एसपी बन गया, डीएम बन गया, तो जो दरवाजे पर बैठने नहीं देता था उसके बाप को बुलाकर सोफा में बैठाता है और उसके बेटे को दामाद बनाने की तमन्ना रखता है। यकीन जानिए आज हमसे गठबंधन के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए कि मैं गरीब हूँ, लेकिन आपने जिताकर अगर उस मुकाम पर पहुंचा दिया तो दामाद से बढ़कर ये पार्टियां खातिरदारी हमारी बनेंगी। ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। लोग कहते गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है हमको कोई। ये कहता है कि ये तो गुलामों के बच्चे थे, आजादी की नारा लेंगे तो फिर तो मेरा तख्त को हिला डालेंगे। एक अवैसी से तो हम चैन नहीं पाते हैं, अगर अख्तर ईमान भी जीत के आ गया तो ये तो और बेचैन कर देगा। इसलिए हमको, और आप ये बात सुन लीजिए मेरे भाई कि जिन जिन लोगों ने, अभी कुछ लोग नहीं आए थे उस वक्त, बरगद का दरख्त देखा आपने? बरगद के दरख्त के नीचे जो पौधा होता है वो हरा भरा रहता है, लेकिन वो सर्कस के जोकर के साइज का होता है, 1.5 फीट 2 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। वो पौधा समझता है कि भले अच्छा है हम यहीं पर हैं, सूरज की धूप से हम बचे हुए हैं, कभी कभी ओला भी आसमान से गिरे तो बरगद के टहनी में टकरा कर छोटा हो जाता है, उसकी चोट हमको कम लगती है। बाहर अकेले रहेंगे, धूप में भी जलेंगे, पत्थर भी खाएंगे, लेकिन कुछ पौधों ने हिम्मत की कहा नहीं यहाँ नहीं रहेंगे, किसान ने जाकर बाहर उसको रोपा, तो वो पौधा धूप में उसका पत्ता जला भी, पत्थर में उसकी टहनी टूटी भी, लेकिन वो पौधा नहीं, वो दरख्त बना कि नहीं बना। लालू का, यादवों का ये पौधा इसी कांग्रेस के बरगद के मनहूस साए के नीचे था, बाहर गया तो लालू चीफ मिनिस्टर बना कि नहीं, पासवान आगे बढ़ा कि नहीं, मायावती जो अगले जुटते उनको सीधी करवाते थे आज उनसे जूतियां सीधी करवाई कि नहीं, केरल में मुसलमानों ने अपना पौधा अलग लगाया तो केरल में उनकी हालत बदली कि नहीं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 9% लेवल में हिम्मत दी और आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी बनाई, आज तेलंगाना में 12% पार्टी और उसके बगैर हुकूमत नहीं चल पाती, उसकी इज्जत मिली कि नहीं मिली। यकीनन लोगों, अगर जो लोग इस मनहूस साया से निकल के गए हों उनको इज्जत मिली है तो सीमांचल के हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस मनहूस साया से हम निकलकर अगर एमआईएम का पौधा लगाएंगे तो हमको, हमारी नस्लों को भी इंसाफ मिलेगा, हमको हक मिलेगा। वही लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं, कोई बात हम कहने के लिए आए हैं। पूछिए उनसे कि खानदान देखकर रिश्ता करते हो? पहले लड़का करता था खानदान देखकर, तो एक बूढ़े के यहाँ आया, खानदान का मतलब हुआ सवारी और लड़के का मतलब हुआ सवार। अगर ये हाथी पर चढ़कर आ जाए, हम अक्सर सुनाते हैं ताकि आप लोग भी कहिएगा, चुप करना है ना उनके मुंह। अगर हाथी पर चढ़कर आ जाए एक ऐसा दूल्हा जो पोलियो वाला हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, बहन भी उंगली पकड़ता फिर भी चलने गोद में उठा के ले जाना पड़ता हो, ब्लू चश्मा अपने आंखों को ढका हुआ हो, और एक बैलगाड़ी पर सीधा कमाओ बेटा है तो बेटी किसको देनी चाहिए? बैलगाड़ी वाले को। तो आप देख लीजिए, अगर कोई बूढ़ा कहेगा कि नहीं मेरे दरवाजे पर हाथी आएगा, किसी के दरवाजे पर हाथी नहीं, तो उसकी बेटी उम्र भर रोएगी कि बाप ने दरवाजे पर हाथी देखा, मेरा जीवन साथी नहीं देखा। शायद 72 साल से हमने हाथी देखा है, अपना जीवन साथी नहीं देखा है। अब वो मामला नहीं करेंगे। अब दोनों सोने के गिलास में गंदा पानी आए और गिलास भी गंदा हो, और मिट्टी के कुल्हड़ में शीशे के गिलास में साफ पानी, कौन सा पानी पिएंगे आप? कहिएगा कि नहीं सोने के गिलास का गंदा ही पानी पिएंगे, तो गंदा पानी पिएंगे तो हॉस्पिटल में जाके आपको पानी भी चढ़ाया जाएगा। अख्तरुल ईमान सोने के गिलास का पानी तो नहीं, लेकिन यकीनन है कि एमआईएम के लोग मिट्टी के कुल्हड़ का साफ पानी है जो पीता है तो हल्क को ठंडा भी करता, प्यास भी बुझाता है, और हम बीमार नहीं होंगे, सेहतमंद होने के लिए साफ पानी पिएंगे। हम ये वादा करते हैं, ये काम हमको करना पड़ेगा।
और मैंने जैसा कि पहले कहा था, पहले अखाड़ा लगता था, किसी बस्ती में ढोल बजाने नहीं दिया, तो उसका जब अखाड़ा आया तो अपनी बस्ती में भी बजाने नहीं दिया। तो मेरे मौलाना इंतकाल कर गए, बेचारे 4 बार हार गए थे कि नहीं, घड़ी छाप से, साइकिल छाप से, हाथ छाप से, सिर छाप से हारे थे कि नहीं हारे थे। लेकिन बेचारे को शायद उतना गम नहीं था जितना गम जब कांग्रेस ने तलाक और शरीयत के मामले में एक आलिम दीन को बोलने नहीं दिया, तो वो बेचारा इस दर्द को लेकर आज कब्रिस्तान जा चुका है। और मैं समझता हूं कि इसकी मौत का सबब बना उनका यही सदमा। तो जिसने हमारे आलिम दीन को हमारी शरीयत पर पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, उसका कोई अमचा चमचा लीडर हमारी बस्ती में बोल पाएगा, उसके मुंह को बंद कर देना है। तुमने शरीयत के मामले में मेरे आलिम दीन MP को बोलने नहीं दिया है, तुमको भी हम अपनी बस्ती में बोलने नहीं देंगे। काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? दूसरी बात, गठबंधन का नारा दे रहे थे। गठबंधन का नारा लेते हुए लोग, गठबंधन ने क्या किया? मैंने तो देखा कि नीतीश कुमार गठबंधन से अलग, भाजपा से अलग हो गए थे, लेकिन गांवों में जो कुछ जरा सा चलित बिगड़ा हुआ होता है, कुछ लोगों का तलाक देता है, फिर भी आना जाना लगा रहता है, तो वो हमको दे दिया टिकट और जिता रहे थे वो दूसरे लोगों को। तो मैंने कहा इस बेवफा सनम से रिश्ता अच्छा नहीं है। मैंने 1, 2, 3 कर दिया था, उस वक्त लोग मुझे पागल कह रहे थे कि पागल किया, और आपको उसी का आदमी बनकर आया। जैसा कि लोगों ने कहा कि वो अपने लोगों का भी नाम नहीं ले रहे थे और कह रहे थे कि जिताना है नीतीश कुमार को। आज वो नीतीश कुमार जीतकर कहां बैठा है? आज भाजपा के गोद में बैठा है। हमको धोखा दिया कि नहीं दिया? जिसने नीतीश कुमार के नाम पर हमको धोखा देने का काम किया है, ऐसे धोखेबाजों को भी हम वोट नहीं देंगे। ये बात आपको तय करनी पड़ेगी। आप बताइए, पिछले दिनों में 2004 से 9 तक जो पार्लियामेंट था, वहां पर 2 आदमी जीता था बिहार से कांग्रेस का। एक जीते थे मीरा कुमार, जगजीवन राम बाबू की बेटी, और दूसरे जीते थे हमारे मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब। जगजीवन राम बाबू की बेटी को स्पीकर बनाया गया, जहां नरसिम्हा राव भी खड़े होकर उसे सलाम करते थे, और हमारे मौलाना को एक कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनाया। तो जिस कांग्रेस ने हमारे लोगों को इज्जत नहीं दी, उसको भी अपनी बस्ती में इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। यही लोग दिल्ली में बैठे हुए, 20 महीना तक हुकूमत भी थी जावेद साहब की, 20 महीना तक हुकूमत थी कि गठबंधन क्यों नहीं बना? ये पुल का जो अभी शिलान्यास भी किया, काम शुरू हुआ क्या? काम शुरू हुआ नहीं हुआ अब तक। और इस तरह से बिंदेश्वरी दूल्हे के जमाने में भी हुआ था कि नहीं हुआ था? तो वही मामला दोहराया जा रहा कि नहीं जा रहा है? आप चलिए पटना में, सोन और गंगा में 17 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर 3 बड़े पुल हैं, 4था पुल बनने जा रहा है। और आपके डुग में 40 किलोमीटर पर भी पुल नहीं बना, एक बेलवामा पुल, एक सारोग्रामा पुल। तो जो पुल नहीं बना सकेगा उस पार्टी को वोट का हक लेना चाहिए। और यही पुल है बेलवा से उस पार 1.5 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की दूरी पर अख्तर ईमान ने 2 वार्ड के लिए पुल बनवाया कि नहीं बनवाया? सच्चाई है कि नहीं? काम पर यकीन रखिए और इस बार तय कीजिए। इतने सारे वर्कर आप लोग हैं यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि हर कोई अख्तर ईमान है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चों की है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की है, भविष्य की लड़ाई है। हम हर बार वोट दिए हैं दिल्ली को जिताने के लिए, दिल्ली को हराने के लिए। अब की बार वोट डालेंगे अपनी नस्लों को जिताने के लिए। ये काम आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अब कोई बोलेगा अगर आपकी बस्ती में कि एक आदमी क्या करेगा, तो आप बोलिएगा कि बहुत सारे आदमी मिलकर क्या किया। आप तो ये भी बोलिएगा कि पार्टी देखकर वोट दो, तो आप तो कहिएगा ना कि नहीं, हाथी देखकर नहीं, हम दूल्हा देखकर वोट देंगे। अब तो नहीं बोल पाएगा ना, कहेगा कि वोट किसको दोगे, फिर तुम्हारा आदमी जीत के जाएगा। तो कहोगे कि देखो अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ है, मायावती के 2 लोग जीत कर आए थे, और कांग्रेस को जब जरूरत पड़ी तो उसने कहा मुझे साथ दो। कहा तुम क्या दोगे? कहा मंत्री बन जाऊंगा। नहीं, मंत्री नहीं बनूंगा, मेरे लोगों पर पिछले 15-20 सालों में जो मुकदमा है वापस लो। और वजीर आला ने कहा मैं वापस लूंगा। एक हाथ में 2, दूसरे हाथ में वोट लो। जो काम मायावती के 2 आदमी ने किया, कांग्रेस में जीत जाता जब 20 आदमी नहीं कर पाता, वही काम अख्तर ईमान जाकर करेगा। आपने वोट दिया, हमने कुर्बानी दी, हमारा आदमी जीत गया, लेकिन हमारी आवाज नहीं उठ सकी। बोला क्यों नहीं बोले? बोला पार्टी ने बोलने नहीं दिया। अख्तर ईमान कुर्बानी देकर फिरका परस्तों को शिकस्त दिया है। अब की बार इंशाअल्लाह अख्तर ईमान ही फिरका परस्तों को शिकस्त देगा। नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट में बोलने के लिए इसका मुंह कोई बंद नहीं कर पाएगा, आपकी आवाज उठाएगा। नंबर 2,
नंबर 3 कि जब हुकूमत बनेगी तो फिरका परस्तों के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो हुकूमत बनेगी उसको वोट देगा, लेकिन सीमांचल की तकदीर की कीमत पर उस पर कहेगा कि मेरे लिए पुल, मेरे लिए सड़क, मेरे लिए हॉस्पिटल दोगे तब मैं तुम्हें वोट देने का काम करूंगा। इस वोट में आपका ज्यादा फायदा है कि नहीं है मेरे भाई? तो एक मर्तबा तय कीजिए कि और फिर बिहार में कितनी सीट लड़ रहे हैं हम लोग? अभी तक एक। बिहार में कितनी सीट है? 40। तो 40 में एक जगह हमको लड़ने का हक नहीं है? मेरा गला दबा देना चाहते हो? इसलिए आपकी बात तय कर लीजिए कि हम किसी से मसला नहीं चाहते हैं, हम निजाम से, मौजूदा वक्त के सिस्टम से। और एक बात और बोलिए, जमहूरियत 4 खंबे पर खड़ा है। एक का नाम है अदालत, एक का नाम है प्रशासन, एक का नाम है कानून साजिया विधान मंडल, विधानसभा, विधायिका, और एक का नाम है मीडिया। ये 4 खंबे हिंदुस्तान की जमहूरियत खड़ी है। आप ये बताइए कि अदालत में लोग हैं आपकी वकालत करने वाले? है कोठिया से, भगवान से है? अदालत आपके लिए रूली है। आपका डीएमएसपी है? नहीं है। तो प्रशासन आपके लिए भी है। आपका अखबार में, टीवी में कोई है? नहीं है। तो वो आपका गूंगा है। वोट देकर सिर्फ एमएलए और एमपी, मुखिया, अब वो भी नाकारा हो जाए तो क्या बर्बाद होगा? बर्बादी नहीं होगी। एक औरत के 4 बच्चे बहुत दिनों के बाद हुए, तो एक उसमें पैदा हुआ तो लंगड़ा पैदा हुआ, तो वो बहुत खुश थी, कहा चलो एक लंगड़ा बच्चा पैदा हुआ, दूसरा गोंगा पैदा हुआ, तीसरा लूला पैदा हुआ। वो औरत रोती थी, अल्लाह मेरे गोद में बच्चा भी दिया, लंगड़े की माँ में, गोंगे की माँ में, लूले की माँ में। चौथा बेटा उसका पैदा हुआ तो बड़ा खूबसूरत, बाजू में ताकत भी, पैर में भी कुव्वत। वो औरत खुश थी कि ये बेटा मेरा लंगड़े का पाँव बन जाएगा, बीमार पड़ेगा तो कंधे पर ले जाएगा, लूले पर कोई हमला करेगा तो डंडा चलाएगा, गोंगा जब बीमार पड़ेगा तो उसके पेट के एक्शन के बारे में डॉक्टर को ही बताएगा। लेकिन अफसोस कि वो बेटा आवारा हो गया। तो बोलो, वो माँ लंगड़े लूले पर ज्यादा रोएगी कि आवारा पर ज्यादा रोएगी? आवारा पर ज्यादा रोएगी। अब तक हमारे लोगों ने आवारागर्दी करने का काम किया है, अब आवारा बेटे के हाथ में कलम दान देने का काम नहीं करेंगे। ये माध्यम ने पहरेदारी किया है, उसी के हाथ में कलम दान देने का काम करेंगे। अब ये वर्कर्स मीट है, अब यहाँ से निकल के जाएंगे हम तो। आप तो ये सब सिर्फ दे दिए, मिसाइल वगैरह, ये आपको कारतूस दे दिए ताकि किसको बंदर को किससे मारना है, बंदर पर हाथी मारने वाली गोली नहीं चलानी है। ये सब गोली से आप अपना शिकार कर सकते हैं। मामला ये है कि हमको बैठना नहीं होगा, घर घर जाना पड़ेगा। मेरे भाई ये इलेक्शन और इलेक्शन से अलग इलेक्शन है। और इलेक्शन में एमपी जीता था, इस इलेक्शन में आप जीतिएगा, आपके बच्चे जीतेंगे, आपका मुस्तकबिल जीतेगा, आपका कोठिया जीतेगा, आपके मसाइल जीतेंगे। तो इस बात में आपको लड़ना पड़ेगा, मजबूती से लड़ना पड़ेगा। कुछ लोग गांव में बैठे हुए कह रहे थे अभी देखिए हवाकार बोलता है, तो उनको समझाइए कि हवा में उड़ने वाला मत बनिए। हवा जब उड़ती है तो उड़ती है धूल, उड़ता है कागज का टुकड़ा, उड़ता है दरख्त का गिरा हुआ पत्ता। हवा में पत्थर नहीं उड़ता, हवा में ईंट नहीं उड़ती। आइए अब की बात धूल और गिरा हुआ पत्ता नहीं बनेंगे, बल्कि हम सब मिलकर पत्थर बनेंगे। पत्थर ही नहीं बल्कि पत्थर की दीवार बनेंगे। और दीवार का काम क्या होता है? ईदगाह के पास जब हवा पूर्वा आती है या पछुआ आती है, पकड़ा कर वापस जाती है कि नहीं जाती है? अब हवा में बहने वाले नहीं होंगे, बल्कि हवा के रुख को मोड़ देने की ताकत अपने दरमियान में पैदा करेंगे। इसलिए कहते हैं ताकि अफवाह पर इंसान फिक्रमंद है कि अफवाह में उड़ जाते हैं। तो वही का धूल अफवाह में उड़ने वाले लोग हैं। और हम जब तय कर लिए हैं कि मेरी माँ, रास्ता ये बहुत साफ है, अच्छी है, लेकिन मेरी माँ कांटे में उलझी पड़ी है चाय बागान के पास, कांटे की झाड़ी है, लेकिन हम उधर ही क्यों जा रहे हैं? इसलिए उधर जा रहे हैं कि साफ रास्ते में मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ उलझी पड़ी उस कांटे की झाड़ी में है। एमआईएम का रास्ता कांटों के झाड़े का है, लेकिन मेरी कामयाबी की देवी वही पड़ी हुई है। इसलिए दुनिया की कोई ताकत आ जाए हम हिलेंगे नहीं। हम एमआईएम के सिपाही हैं, न करबल में, न मरबल में, न शाह के आगे भूमि झुकता है फकत अल्लाह के आगे। तो यही जज्बा हमारा हो कि अब की बार हम लोग अपने एमआईएम के लिए लड़ेंगे, एमआईएम के लिए जान देंगे, जान की बाजी लगाएंगे, लड़ेंगे। जो बेचारे समझ रहे हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी जो लोग पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, टफली बजाने का काम करेगा, उसका टफली तोड़ देना है, पंजा मरोड़ देना है, ताकि अपने पतन को पतन नहीं पहुंचते जाए। ये बातें दिल में बैठी। अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता आपसे, कोई बात और दिल में कोई शक रह गया तो बोलिए। सरफराज चला गया, सरफराज
वो तो लगता है वही दो बात कहने के लिए आया था। तो वो कोई भेजा होगा उसको, ऐसा जाके बोलना, वो क्या जवाब देता है। अगर अपना आदमी तो रुकता, नहीं तो फिर उस बच्चे को कहिएगा कि और भी कोई सवाल होगा दिल में भाई नहीं रहा तो ये इलेक्शन अख्तर उल ईमान लड़ेगा कि आप लड़ेंगे। तो आज से ये वादा कीजिए, अपनी बूथ कमेटी बनानी है, अपनी पंचायत की कमेटी बनानी है, पड़ोसी पंचायत का कमेटी अगर कमजोर है तो दूसरी पंचायत को दूसरे तक जाना है। मेरे भाई, नानी बीमार पड़े तो 3 दिन दिल्ली आप चले जाएंगे, 3 दिन MGM चले जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। और ननिया सास बीमार पड़े तो 6 बार चले जाएंगे, क्योंकि बीवी का भी हिस्सा उसमें हो जाता है। मेरे भाइयों, यकीन जानो, मैं बीमार हूँ, मेरी आने वाली नस्लें बीमार हैं। ये 30 दिन का वक्त हम अपनी नस्लों की बीमारी के लिए अपने साथ हो रहे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ तन मन धन की बाजी लगाकर, सावन में जिस तरह से किसान अपने कीचड़ में सनकर अपने घर पे उसकी फसल अच्छी लेना चाहता है, ये 1 महीना अगर आपने मुझे साथ दिया, यकीन जानिए इस 1 महीने में आपने पसीना बहाया तो यकीन रहेंगे अख्तर उल ईमान खून बहाने के लिए तैयार रहेगा और आपके मसाइल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जकी साहब आए।